हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द दृष्टि बैंकिंग चैनल। और आज हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकिन एवरग्रीन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा आरबीआई। लेकिन इस वीडियो में हम आरबीआई के ना फंक्शंस कवर नहीं कर रहे। फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि हमारा जो ये आरबीआई है, जो हमें पूरे बैंक में बार बार सुनना है कि आरबीआई है, आरबीआई है, आरबीआई है, ये एक्चुअली में आया कब? ये आरबीआई कभी तो आया होगा ना। तो अभी हम उसके बारे में समझेंगे, आरबीआई और आरबीआई की हिस्ट्री। सो लेट्स लर्न दिस क्लास एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। आप इसको बहुत अच्छे से याद करके जाओगे कि हमारा आरबीआई कब बना, कैसे बना और क्या क्या चीजें रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, क्या ये आरबीआई ब्रिटिशर्स के टाइम पे है? यस, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलता आ रहा है। ये प्री कॉलोनियल टाइम से है। तो हमारा जो आरबीआई है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब है हमारे देश का ऐसा बैंक है। देखो, आप ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि ये सेंट्रल बैंक वाली बात हो रही, नहीं। हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक है, लेकिन पूरे देश के बैंक्स को रेगुलेट करने वाला जो बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई जो है वो सबसे बड़ी मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है हमारे देश की, जो हमारे देश के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस मनी रिलेटेड होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे बैंक्स को लाइसेंस देना हो और लाइसेंस देने के बाद बैंक्स को सुपरवाइज करना हो। ऐसा नहीं कि लाइसेंस दिया और काम खत्म, भाई सुपरवाइज भी तो करना। लोगों का डिपॉजिट है वहां पे, ट्रस्ट है वहां पर, राइट? तो वो सारी चीजें। तो अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए, शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि बना भले ही 1935 में है ऑपरेशंस करना, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। कैसे? तो शुरुआत हमने देखा कुछ इस तरीके से हुई थी। सबसे पहले हिस्ट्री लिखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे हिस्ट्री, और एक कमीशन में बता रही हूं, उसको लर्न करेंगे सभी लोग। कमीशन का नाम क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिल्टन यंग कमीशन 1926 में आई थी। इसको नोट्स में ऐड करेंगे, हिल्टन यंग कमीशन 1926। और एक्चुअली में अब मैं आपको हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं आपको कोई कमीशन पढ़ाऊं तो मैं बताऊं वहां पर कि कमीशन का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कमीशन का नाम और उसके हेड का नाम, क्योंकि क्या होता है अक्सर नाम दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं। तो एक्चुअली में हिल्टन यंग तो उसके मेन व्यक्ति थे। इस कमीशन का नाम क्या था? इस कमीशन का नाम हिल्टन यंग कमीशन नहीं था। क्या नाम था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, राइट? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। एक्चुअली में कमीशन का नाम ये था, और ये कमीशन के हेड थे हिल्टन यंग। तो वहां से हिल्टन यंग कमीशन नाम आता है। तो हमारी जो हिल्टन यंग है वो यहां से बननी शुरू होती है। और हिल्टन यंग कमीशन, जो हमारी ये वाली कमीशन है, ये 1926 में आई थी। हालांकि तब इनकी बात को इतना गौर नहीं किया गया था। और फिर क्या किया जाता है? इस कमीशन का काम था, इसने रिकमेंडेशन दी और ब्रिटिशर्स ने, इसके बाद तो क्या हुआ देश में, आपने अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा आइडिया लिया हो तो हमारे देश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, और बहुत सारी चीजें तैयार होने के बाद एक बड़ा एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसे जस्ट पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना और कंट्रोल फाइनेंसेस पे रखने के लिए क्या बना दिया देश में? आरबीआई, ठीक है? सो आरबीआई जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिख दिए हैं। आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 में बना है, डेट याद करनी है। और एक्ट आपको मैंने कई बार बताया है बहुत से लेक्चर्स में, आपको ये एक्ट याद रखना है। आरबीआई एक्ट 1934 बेसिक है, सिंपल है, याद करना है एक्ट का नाम, लेकिन ऑपरेशनल डेट नेक्स्ट ईयर की है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तब तो इसने जो शुरुआत की थी वो प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के रूप में शुरुआत की। फिर हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, और हमारे देश से जो है वो पाकिस्तान भी सेपरेट होता है। लेकिन उससे पहले हमारे देश से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में म्यांमार भी सेपरेट होता है। जानते हैं ना म्यांमार, बर्मा को, वो भी सेपरेट होता है। तो 35 में बर्मा सेपरेट हुआ, 47 में पाकिस्तान सेपरेट हुआ। तो क्या उनके भी अपने कोई बैंक थे, या हमारा आरबीआई उनको भी सर्विसेज दे रहा था? क्योंकि तब तो एक ही देश था भाई, हमारे देश का ही तो हिस्सा थे ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अखंड भारत।
का हिस्सा थे ना, म्यांमार भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी। तो क्या इनको भी हमारा आरबीआई सर्विस दे रहा था या अलग अलग उनके लिए बैंक बने? तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, तो असल में था क्या? असल में जब पहले, भाई देखो, म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसलिए मैंने वही नाम लिखा है। तो म्यांमार जिसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था, वो हमारे इंडिया से 1935 में अलग होता है एक्ट के तहत, बट एक्चुअल सेपरेशन 37 में जाके होती है। ठीक है, ये 37 में हुआ। कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप जब हिस्ट्री में या पॉलिटी में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा। तो यहां पे हुआ, लेकिन जो हमारा रिजर्व बैंक था वो भी बर्मा के लिए काम कर रहा था, जब तक बर्मा का पूरा चीजें नहीं हो जाती। बर्मा को फिर आगे चल के जापान ने World War II के समय ऑक्यूपाई किया और फिर वो आजाद हुए, वो सब जो स्टोरी थी, खैर वो सब हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो तब तक के लिए इंडिया के ये आरबीआई जो है उसने किसको सर्विसेज दी? बर्मा को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे आरबीआई ने बनने के बाद किस किस को सर्विसेज, कौन सी कंट्रीज को दी? भले ही बर्मा अलग हो गया, लेकिन उनके लिए हमारा बैंक काम कर रहा था। सेम गोस फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। अब पाकिस्तान भी आपको पता है पार्टीशन हो गया। अब भाई पार्टीशन हुआ है, एक देश को बनने में समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आज पार्टीशन हुआ सब कुछ वहां पे भी जाके ऑफिसेस तैयार हो गए। भाई देश अलग हुआ है तो उनकी सर्विसेज भी हमारे आरबीआई द्वारा ही दी जाती थी। तो हमारा आरबीआई जो है वहां के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए भी काम करता था। कब तक? ये डेट। भाई मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन काफी अच्छा बन सकता है, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा ये सिंपल एक ईयर को, कुछ नहीं है, 48 ईयर याद करना है, देश के आजादी का अगला ही साल। ठीक है, तो जून 48 तक यहाँ पे चल रहा था, जब तक यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना काम करना शुरू नहीं किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब पाकिस्तान सेपरेट हो चुका। बांग्लादेश को मत लाइएगा इसमें, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1971 तक। ठीक है, तो अब क्या हुआ? बर्मा और पाकिस्तान जो अलग हुए थे उनके लिए हमने काम भी किया, हो गया यहां तक। अब इसके बाद उन दोनों देशों में बन गए अपने अपने बैंक, वो अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। अब आरबीआई फुली इंडिया के लिए काम करेगा। तो अब आरबीआई के लिए भी प्रॉपर्ली उसको एक एक्ट पारित करके देश का प्राइवेट बैंक नहीं, उसको नेशनलाइज बैंक डिक्लेयर कब कर दिया गया? 1949। अभी मैं टाइमलाइन भी बनवाऊंगी, एंड में एक बार टॉपिक समझ लो, मैं आपको टाइमलाइन बनवा दूंगी जिसमें आपके सारे एक बार टाइमलाइन से लिखवा दूंगी भाई ये कब कब हुआ था। ठीक है, हो जाती है कंफ्यूजन, आई अंडरस्टैंड, इसलिए हम लिख देंगे। तो यहां पर इस तरीके से बैंक ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में बैंक ने जो हमारा टेक ओवर किया था वो कंट्रोलर ऑफ करेंसी से किया था। जब मतलब आपके दिमाग में ये भी थॉट आएगा ना कि ठीक है आरबीआई बना 34 में, ये सब काम, तो आरबीआई से पहले क्या चलता था देश में? आरबीआई से पहले भी तो देश में करेंसी तो थी भाई, ऐसा तो है नहीं कि देश में पैसा नहीं था, पैसा था, तभी तो ब्रिटिशर्स लूट के गए हैं इतना, है ना। तो तब भी होता था, तब ब्रिटिशर्स के टाइम पे संभाला करते थे उसको कंट्रोलर ऑफ करेंसी और इंपीरियल बैंक, तब ये बैंक हुआ करते थे। ठीक है, तब एक सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं था, तब अलग अलग तरीके से बैंकों के कंट्रोल किया जाता था। अब हो गया है एक बैंक जो पूरे तरीके से सारी चीजों को संभालता है, समझे। तो ये इंपीरियल बैंक का भी मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। इंपीरियल बैंक आज के टाइम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो और कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल समझते हैं। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हो गया। पहले आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ रखे गए थे जब ये बना था? 34 के टाइम पे। तब इसके ओरिजिनल अगर हेडक्वार्टर्स पूछता है, ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स पूछेगा तो क्या आंसर लगाओगे? ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स कोलकाता। लेकिन फिर क्या हुआ? परमानेंटली 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई शिफ्ट कर दिए गए। ये फैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना मुंबई में जो शहीद भगत सिंह मार्ग है वहां पे अभी हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, लेकिन इसके जोनल ऑफिस या इसके रीजनल ऑफिसेस हमारी 4 अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। जैसे कि नॉर्थ के लिए क्या हो गया? दिल्ली हो गया। ठीक है, ईस्ट के लिए हो गया कलकत्ता, साउथ के लिए हो गया चेन्नई। तो इस तरीके से भी काम करते हैं ताकि जो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, इतनी चीजें उसको केटर किया जा सके। तो फटाफट से पहले इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे साथ टाइमलाइन रिवाइज करो ताकि आपको क्लियर हो जाए एक बार टाइमलाइन कि कब कब क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हुई थी? 1926 में आई थी हमारी रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, याद कीजिएगा। इसके हेड कौन थे? हिल्टन यंग। इन्होंने सजेशन दिया था कि भाई आप जो है हमारे देश के लिए एक बैंक बनाओ जो सभी कामों को कंट्रोल कर सके। अब हिल्टन यंग के बाद यहाँ पर जब 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनके तैयार हो गई, उसके बाद इस बात को ब्रिटिशर्स द्वारा एक्सेप्टेंस दी गई है
1934 में एक्ट पारित करके ब्रिटिशर्स ने यहां पर लेजिस्लेट किया, ठीक है, और तैयार किया और एक एक्ट पारित किया। लेकिन एक्चुअली में हमारी आरबीआई ने ऑपरेशन करने शुरू किए हैं 1 अप्रैल 1935 को। ये है ऑपरेशन करना, मतलब स्टार्ट करना। और तब इसके हेडक्वार्टर्स कहां रखे गए थे? तब इसके हेडक्वार्टर्स थे कोलकाता। फिर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ बर्मा के लिए भी हम लोग काम करते रहे। और फिर यहां पर जो है 1937 में प्रॉपरली हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया। कहां पे? कोलकाता से मुंबई, आज के टाइम पे मुंबई में शिफ्ट किया जा चुका है। उसके बाद फिर जो है पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान के लिए भी वर्क करते रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कैसे भी याद करो। कब तक? जून 1948 तक। और फाइनली फिर जो है 1949 में हमारे आरबीआई का क्या किया जाता है? नेशनलाइजेशन किया जाता है और फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये है हमारे देश का बैंक जो सारे काम करेगा। क्या काम करेगा वो हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वो फंक्शंस ऑफ आरबीआई है, वो हम अलग तरीके से समझने वाले हैं, वो एक अलग वीडियो में, एक डेडिकेट वीडियो में समझने वाले। तो अभी के लिए हमें क्या समझना था? ये सारी बातें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आरबीआई पूरा बनाया जाता है, जिसका काम बहुत सारी चीजें हैं, वो हम एक अलग डेडिकेट प्रॉपर वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये काम किस तरीके से करता है। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आरबीआई की। और आरबीआई जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां पर जो है डायरेक्टर्स पूरे बैठते हैं, एक उनके गवर्नर होते हैं और साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स बनाए जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आप अभी के लिए याद रख सकते हैं कि आरबीआई में एक गवर्नर, वही गवर्नर जिसके साइन आपके नोटों पे होते हैं। देखा है ना सबने? नहीं देखा हो तो देखिएगा, अभी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में साइन देखने को मिलेंगे। और साथ में डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, लोकल बॉडी भी। लोकल बोर्ड क्या होता है ये भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने नॉमिनेट करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करके यहाँ पे भेजती है। तो इस तरीके से आरबीआई अपना काम करती है। अभी हमने सिर्फ एक छोटी सी आरबीआई की हिस्ट्री समझी है, राइट एवरीवन। सो इसके नोट्स बनाएंगे, सभी लोग अच्छे से लिखेंगे इन टॉपिक्स को अपने नोट्स में, एक एक चीज को नोट करेंगे ताकि किसी से भी क्वेश्चन बने, कोई भी टाइमलाइन पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन आए तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, राइट। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।